तो बेटा फटाफट शुरू करते हैं, है ना। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो एज पिरामिड अकॉर्डिंग टू एज डिस्ट्रीब्यूशन, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव है या पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, यहां तक हमने देखा था। ठीक है, अगला टॉपिक पॉपुलेशन साइज। क्या होता है बेटा पॉपुलेशन साइज? एक्चुअली अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, एक पॉपुलेशन में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं वही पॉपुलेशन की साइज होती है। टेक्निकली इसी को हम पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से जानते हैं, समझ रहे हो। नंबर ऑफ टोटल इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन साइज and technically it is called population density actually। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी जानते हो? कैरिंग कैपेसिटी आप लोगों को पता है कि नहीं बेटा? एबायोटिक फैक्टर्स जितने भी होते हैं, है ना, जैसे कि फूड हो गया, हाँ, तो एक पर्टिकुलर एरिया में बेटा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने सरवाइव कर सकते हैं, कितना, कितने के लिए यहाँ पे फूड सोर्सेज है या वाटर है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो सरवाइव कर सकते हैं बेटा एक पर्टिकुलर एरिया में, उस एरिया का, उसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। इतने ही ऑर्गेनिजम्स को वो होल्ड कर सकता है, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन की साइज डिपेंड करती है बेटा बर्थ रेट, मतलब कि नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, है ना, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है, ये सब सारे फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है। तो डेफिनेटली पॉपुलेशन डेंसिटी भी बेटा डिपेंड करेगा मोर्टेलिटी, नेटेलिटी, कैरिंग कैपेसिटी एक्सेट्रा, जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो लिखिए पॉपुलेशन साइज में लिखो इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, it is the number of individual organisms in a population, it is the number of individual organisms in a population। ठीक है, it depends upon several factors, it depends upon several factors like several factors, sunshiny left, several factors like natality, mortality, carrying capacity of the environment, natality, mortality, carrying capacity of the environment, comma, competition from other species, competition from the other species, the impact of predator, the impact of predator or effect of use of pesticides or effect of use of pesticides। ठीक बात है, समझ में आ गया पॉपुलेशन साइज। ठीक है, अब बेटा पॉपुलेशन साइज कोई मतलब फिक्स नहीं है कि इस ऑर्गेनिज्म का मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलर एरिया में अगर एक पॉपुलेशन का इतना है तो दूसरे भी पॉपुलेशन का लगभग इतना होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। जैसे कि ये बहुत कम भी हो सकता है, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि 10 साइबेरियन क्रैंस एट भरतपुर वेटलैंड में 10 होते हैं, और एक पेट्री डिश में देखा जाए या कल्चर मीडियम में या पॉन्ड में देखा जाए बेटा तो क्लेमाइडोमोनास मिलियंस हो सकते हैं। एक छोटे से पॉन्ड में बेटा क्लेमाइडोमोनास मिलियंस हो सकते हैं, समझ रहे हो। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, द साइज इन नेचर मे बी, the size in nature may be less than 10
less than 10 in bracket, less than 10 in bracket, Siberian cranes at Bharatpur wetland, Bharatpur wetland in any year, bracket close, or in go to millions, or in go to millions, in bracket क्या लिखोगे, Chlamydomonas in a pond, Chlamydomonas in a pond, full stop. Next point with underline या स्टार लगाओ, population size is more technically called population density, population size more technically called population density, in bracket क्या लिखोगे, represented by कैपिटल N, पॉपुलेशन डेंसिटी को बेटा हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ठीक है, अब एक बात और है, एक्चुअली अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो ये मीनिंगलेस होता है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा अगर देखा जाए तो एक छोटे से एरिया में कैरेट ग्रास 200 है। कैरेट ग्रास का नाम क्या होता है बेटा, ये वीड है ना, बाहर से आया था, फॉरेन से आया था, ये माइग्रेट करके आया था वहां से, है ना, किसी के साथ वीड के साथ चला आया था कैरेट ग्रास। ठीक है, पार्थेनियम हाइस्टेरोफोरस, पार्थेनियम हाइस्टेरोफोरस, कैरेट ग्रास बोलते हैं इसको। एक छोटे से एरिया में मान लो 200 है, इसका बायोमास कुछ होगा, इसका बायोमास कुछ होगा बेटा, ठीक है। और एक ट्री है, तो नंबर में देखो, एक बनियन ट्री है बेटा, एक बनियन ट्री है, तो नंबर में देखो ये 1 है और ये 200 है, लेकिन बायोमास किसका ज्यादा है, इस ट्री का ज्यादा है। इसीलिए कभी कभी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है या पॉपुलेशन साइज मीनिंगलेस हो जाता है, ऐसा लिखा है, समझ रहे हो। तो सीधे एग्जांपल लिख लिया आप, इन एन एरिया इफ देयर आर 20 कैरेट ग्रास, 200 कैरेट ग्रास in bracket Parthenium Hysterophorus bracket close plants, but only a single huge banyan tree, with a large canopy, stating that the population density of banyan tree is low relative to that of carrot grass. Carrot grass amounts to understanding the enormous role of banyan tree is that community. banyan tree का रोल ज्यादा है बेटा, है ना, अंडरस्टैंडिंग टू इंश्योर रोल ऑफ banyan tree इन दैट कंट्री। इसका मतलब बेटा एक्चुअल में हमें पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं बल्कि बायोमास से कंसीडर करना चाहिए, ये सच होगा, सही होगा, ये बिल्कुल समझ में आ रही है बात। लास्ट लाइन लिख लो बेटा, बनियन ट्री ह्यूज, लास्ट लाइन रिपीट ठीक है लिख लो, प्लांट्स, कैरेट ग्रास लिख लिया,
stating that the population density of banyan tree is low relative to that of carrot grass, उससे कम है carrot grass, लिख लिया. Amounts to understanding that the enormous role of banyan is that community. मतलब क्या हुआ बेटा, banyan tree अकेला है, एक ही है, लेकिन उसका रोल ज्यादा है उससे, कैरेट ग्रास से. समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ समझ में आ गया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ. लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? कंप्लीट कर लिया या फिर से बोलूं, रिपीट कर दूं? ठीक है, डन. ओके बेटा, परीक्षित वालिया. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इन सच केसेस percentage covers or biomass is a more meaningful measure of population size. Full stop. Total number is again not an easily adoptable measure. Total number is again not an easily adoptable measure. मतलब टोटल नंबर हम ऑर्गेनिजम्स का काउंट करके पॉपुलेशन के नेचर को नहीं बता सकते बेटा. फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया इन पेट्री डिश, बैक्टीरिया इन पेट्री डिश में बेटा मिलियंस बैक्टीरिया हो सकते हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन देखो बायोमास कितना कम है. समझ रहे हो? तो इस तरह से ज्यादा टेक्निकली क्या होगा, बायोमास को कंसीडर करना पॉपुलेशन डेंसिटी से. ठीक है, अब लिखना है बेटा आपको पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ. अब लिखो आप लोग पॉपुलेशन ग्रोथ. किसको कहते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ किसको बोलते हैं बेटा? लिखो द साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज, the size of population for any species is not a static parameter. It keeps changing with time. मतलब टाइम के साथ ये चेंज होता रहता है बेटे. समझ गए? Not a static parameter, it keeps changing with time. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. ठीक है, तीन फैक्टर हैं बेटा. नंबर, फूड अवेलेबिलिटी, दूसरा प्रीडेशन प्रेशर बेटा, है ना? प्रीडेशन प्रेशर कितना है, और वेदर. ये ठीक है, वेदर. दोनों जो है, तीनों जो है, ये तीनों जो है बेटा
अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को। पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है तीनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट टाइम कितने बढ़ गए, वही है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। टोटल नंबर पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स की इनफ पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अ गिवन हैबिटेट, a density of population in a given habitat during given period fluctuates due to four basic process और वो बेसिक प्रोसेस कौन सा है बेटा, आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा। वो एक ग्राफ जैसा कुछ बना के रख दिया हुआ है उन्होंने, बीच में लिखा है पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। मतलब यहां पे लिखा हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, ठीक है। ये किन चार चीजों पे डिपेंड करेगा बेटा, जब बाहर से कोई ऑर्गेनिजम्स इनमें आ जाए पॉपुलेशन में, तभी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे कि बेटा देखो, दिल्ली और मुंबई में पूरे इंडिया से लोग पहुंचते हैं, हाँ बिल्कुल, तो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जाती है बहुत ज्यादा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। किसी ने अभी लिखा था बेटा, आप लोगों में से किसी ने लिखा था इमिग्रेशन, बाहर से लोग आ रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, ठीक है। और नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट भी तो बढ़ाएगा इसको। इमिग्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से, ठीक है। और बर्थ रेट मतलब नेटेलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, कैपिटल बी, ठीक है, नेटेलिटी। और इस पॉपुलेशन डेंसिटी को बेटा माइग्रेशन भी अफेक्ट करेगा, जिसको कि हम ई माइग्रेशन बोलते हैं। मतलब यहां से कुछ लोग, जैसे गांव में डेंसिटी कम होती जा रही है, गांव से लोग निकल के शहर की तरफ जाते हैं, वहां की डेंसिटी कम होती है, उसको क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन, है ना। इमिग्रेशन रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको बेटा, कैपिटल ई से। और डेथ रेट भी अफेक्ट करेगा इसको, मोर्टेलिटी कैपिटल डी, ठीक है, कैपिटल डी, ठीक है। तो इमिग्रेशन पहला लिखिए, इमिग्रेशन IMMIGRATION, क्या होता है इमिग्रेशन, लिखिए, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, it is the number of individuals of the same species that have come into the habitat from outside during the time period अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। ये हो गया इमिग्रेशन बेटा। दूसरा लिखो ई माइग्रेशन, मतलब वहां से दूर चले जाना, ई माइग्रेशन, देयर इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट, बाहर चले जाएं, हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड मूव्स एल्सवेयर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जानते हो आप लोग इसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सो इफ n इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, so if the number of so if n is equal to population density, if
कैपिटल एन है ना, एन इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, एट टाइम टी, स्मॉल लेटर से लिखा हूं मैं, टाइम टी, ठीक है ना। टी टाइम पे पॉपुलेशन डेंसिटी मान लो कैपिटल एन है, देन इट्स डेंसिटी एट टाइम टी, देन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस वन, मतलब टी प्लस वन क्या होगा, टी प्लस वन इज, ठीक है, टी टाइम पे डेंसिटी एन है, तो टी प्लस वन टाइम पे डेंसिटी क्या होगी, तो उसको ऐसे ही लिखेंगे क्या, एन और टी प्लस वन यही लिखेंगे, इज इक्वल टू, जो पहले क्या थी, एन टी था पॉपुलेशन, पहले पॉपुलेशन के क्या था बेटा, एन टी था, और इसमें वो चारों फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, ठीक है, तो प्लस, प्लस क्या लिख देंगे, जो आ रहे थे पॉपुलेशन के अंदर, मतलब बी प्लस आई, बी प्लस आई माइनस जो चले गए या तो उनकी डेथ हो गई, मतलब डी प्लस ई, डी प्लस ई, ये होगा फॉर्मूला, होगा ना, यहां तक समझ में आया, ठीक है। वेयर, वेयर एन इज इक्वल टू लिख लो पॉपुलेशन डेंसिटी, सारा अब जानते हो लिख लो, टी इज इक्वल टू टाइम है, ठीक है, बी बर्थ रेट है, आई इमिग्रेशन है, डी डेथ रेट है बेटा, और ई क्या है, ई माइग्रेशन है, ठीक है। अब बताओ किसी भी पॉपुलेशन में बेटा क्या होता है कि अगर बी प्लस आई, व्हेन बी प्लस आई इज ग्रेटर देन डी प्लस ई, देन पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज करेगी कि पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज करेगी, बताओ। इफ बी प्लस आई इंक्रीज करेगी बेटा, बिल्कुल सही बात है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, इंक्रीज पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब ग्रोथ मॉडल हेडिंग दो, यहां तक समझ में आ गया ना सारा, यहां तक समझ में आ गया ना सारा, अब लिखो ग्रोथ, ठीक है। अब हेडिंग दो बेटा, कॉपी कर लो जल्दी जल्दी, अब लिखो ग्रोथ मॉडल, नेक्स्ट हेडिंग दो ग्रोथ मॉडल्स, ग्रोथ मॉडल्स बेटा दो तरह का होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ, है ना, दो तरह का एक्चुअल में होता है ये, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। और एक्चुअल में ग्रोथ मॉडल है क्या, लिखना जरा, studying about, it is studying about the behavior and pattern of growth model, it is studying about the behavior, about the behavior and pattern of different animals, behavior and pattern of different animals can help us to learn, can help us to learn from nature, from nature on how to
कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब क्या हुआ बेटे, मतलब ये है कि देखो अगर मान लो एलिफेंट है जिसमें रिप्रोडक्टिव रेट जो है बेटा, रिप्रोडक्शन की जो रेट है, बायोटिक पोटेंशियल जो उसका है, बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है अभी वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, है ना। बायोटिक पोटेंशियल ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब कोई भी फीमेल अपने पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में नंबर ऑफ कितने ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करती है, एवरेज ऑफ स्प्रिंग्स, उसको हम बोलते हैं उसका बायोटिक पोटेंशियल। रिप्रोडक्शन के थ्रू कोई भी एनिमल्स जितना भी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, अगर सारे के सारे सरवाइव हो जाएं, होने लगे, तो फिर एक ही ऑर्गेनिज्म पूरे अर्थ पे बेटा उसी के लिए जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी एनिमल के ऑर्गेनिजम्स के पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, नेचर कंट्रोल करता है बेटा। जैसे कि एलिफेंट है, इसमें रिप्रोडक्टिव रेट बहुत बहुत कम होता है बेटा, बहुत ही कम होता है। अगर वो सारे के सारे सरवाइव करने लगे बेटा, तो एक फॉरेस्ट जो है, पूरा जंगल जो है हाथियों से ही केवल भर जाएगा, समझ रहे हो। तो उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाले बहुत से फैक्टर्स होते हैं, प्रीडेटर्स भी होते हैं, है ना, फूड रिसोर्सेज हैं। तो मतलब नेचर कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है बेटा, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हमें समझने में ये ग्रोथ मॉडल हमारा हेल्प करता है। बात समझ में आ गई, ग्रोथ मॉडल हमारा किसमें हेल्प करता है बेटा, हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, इसको समझने में ग्रोथ मॉडल हेल्प करता है बेटा। समझ में आ गया ग्रोथ मॉडल। अब है बेटा एक्चुअली जो हम निकालते हैं बर्थ रेट जो पर कैपिटा मतलब आप लोग समझते हो, पर कैपिटा मतलब समझते हो, और पर थाउजेंड भी समझते हो आप लोग। तो एक्चुअली जो नेटेलिटी है बेटा, बर्थ रेट, वो पर थाउजेंड में ही हम यूजुअली जो बोलते हैं लिखते हैं, वो पर थाउजेंड में लिखते हैं। तो एक फॉर्मूला लिखो नेटेलिटी का या बर्थ रेट का फॉर्मूला लिखो, बर्थ, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, नेटेलिटी। बर्थ रेट एक्चुअल में बर्थ रेट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बर्थ, टोटल नंबर ऑफ बर्थ डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन अ ईयर, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन अ मिड ईयर। मिड ईयर इसलिए बेटा कि हो सकता है कभी बहुत पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रही हो, कभी कम रही हो, है ना। तो मिड ईयर मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड्स, ये फॉर्मूला है, लिख लो बस, काम आएगा अभी आगे। नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ बर्थ, ठीक है, उसी ईयर में, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन अ मिड ईयर, मल्टीप्लाई बाय 100। मोर्टेलिटी रेट कैसे काउंट करते हैं बेटा, मोर्टेलिटी रेट कैसे काउंट करते हैं, इसी के बर्थ के जगह पे आप डेथ लिख दो बस, बर्थ के जगह पे डेथ लिख दो, ठीक है। और बायोटिक पोटेंशियल जो मैं बोल रहा था उसको लिख भी लो आप लोग। नेक्स्ट हेडिंग दो, बायोटिक, बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल लिखो, बायोटिक पोटेंशियल, इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस, बायोटिक पोटेंशियल में लिखो, इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, टोटल नहीं मत लिखो, एवरेज होता है ना, इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ springs
It is the ability to produce number of offsprings by female in her reproductive life. In her reproductive life. ठीक है. Next point, a human female from her menarche to menopause, a human female from her menarche to menopause have the ability to produce 12 children in bracket एवरेज, जरूर लिख लेना, इन ब्रैकेट एवरेज. यह है एवरेज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, भारत में. लेकिन महाभारत में क्या ऐसा ही था? ऐसा नो बताओ. महाभारत के टाइम पे भी ऐसा ही था? नहीं, 100 क्लोन्स. इतने तो परीक्षित ने तो सब बहुत बढ़िया स्टेटमेंट लिख दिया भाई, क्लोन्स लिख दिया सब. अभिजीत ने भी लिखा है. हाँ, गांधारी के 100 पुत्र थे, शायद वो क्लोन थे, है ना? वो क्लोन थे बेटा, वो क्लोन थे. ठीक है, अब लिखो स्मॉल. हाँ, इन विट्रो निशांत कुमार. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्मॉल r इज इक्वल टू इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑफ, अरे यार, इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. स्मॉल r इज इक्वल टू इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. स्मॉल r इज इक्वल टू इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. इंट्रिंसिक ग्रोथ है ना, इन ब्रैकेट बाय नेचुरल सिलेक्शन. इन ब्रैकेट विद अंडरलाइन लिख लो, बाय नेचुरल सिलेक्शन. अच्छा बेटा, नेचुरल सिलेक्शन इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है, कई जगह लिखा हुआ है, लेकिन आप इस भ्रम में मत रहना. एनसीईआरटी की इकोलॉजी में पॉपुलेशन वाले टॉपिक में पढ़ लेना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करता है पॉपुलेशन लेवल पे. हाँ बिल्कुल बेटा, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं करता. ठीक है ना? ठीक है. सो अगर ऐसी बात है तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? सो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B माइनस D. और ये B और D हैं क्या बेटे? अरे यार, इसके लिए कुछ करना होगा. ये B और D है क्या बेटा? ये दोनों पर कैपिटा है, याद रखना है आप लोग. R इज इक्वल टू B माइनस D, इंट्रिंसिक ग्रोथ. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ द वैल्यू ऑफ R इज हाई, if the value of R is high, हाँ स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल r लिखो. इफ द, अच्छा एक इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेना, इसका अभी हम यूज करने वाले हैं आगे. इक्वेशन नंबर 1 है R इज इक्वल टू B माइनस D, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट विद स्टार लिखो. नेक्स्ट पॉइंट विद स्टार लिखो, if the value of R is high, the species will survive. If the value of R is high, जिसका R ज्यादा होता है, high, the species will survive and more spread.
इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं बेटा आर को, समझ रहे हो, पॉपुलेशन का मतलब इंट्रिंसिक ग्रोथ, समझ लो इंट्रिंसिक क्या होता है। इंट्रिंसिक ग्रोथ की है क्या चीज, देखो मान लो डॉग में प्रोडक्शन रेट आप लोग जानते हो, है ना। अगर किसी एक साल में मान लो किसी डॉग के 6 प्रोजेनी है, 6 ऑफ स्प्रिंग उसने प्रोड्यूस किए, तो क्या बेटा उस साल 4-5 महीने ये 6 के 6 बड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें से कम 2-4 तो मर जाते हैं, इसमें किसी न किसी कारण से तो मर ही जाते हैं, 2 सरवाइव करते हैं केवल, ठीक है, 2 सरवाइव करते हैं। तो ये 2 जो सरवाइव कर गए, इसी को हम बोलते हैं एक्चुअल में ग्रोथ, और यही है इंट्रिंसिक ग्रोथ। दूसरे तरह से समझो कि मान लो फूड की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, यहाँ पे मान लो 10 ऑफ स्प्रिंग्स किसी एनिमल ने प्रोड्यूस किए, कैलकुलेटिंग पॉपुलेशन, हाँ 10 ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे प्रोड्यूस किए किसी ने, एनिमल ने, 10 हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं यहाँ पे, ठीक है। अब फूड रिसोर्सेज ऐसा है जिसमें कि 5 लोगों का काम चल सकता है, समझ रहे हो। यहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी ऐसी है जो 5 इसमें से सरवाइव कर सकते हैं, 5 जाएंगे फिर 5 मर जाएंगे, तो आपस में कंपटीशन हुआ, तो कंपटीशन के बाद बेटा 5 सरवाइव किए इसमें से, तो इसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ, क्योंकि सारे के सारे सरवाइव नहीं करेंगे, समझ रहे हो, सारे सरवाइव नहीं करेंगे, इसमें समझ में आ गया। माइग्रेशन भी तो हो सकता बेटा, माइग्रेशन की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम स्मॉल आर की बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, केवल रिप्रोडक्शन की। सर रेट चेंज होता है, बिल्कुल होता है, वो तो मैंने पहले ही फॉर्मूला लिखा था, अभी एक फॉर्मूला और बनाऊंगा, एक फॉर्मूला और उससे भी निकालूंगा बेटे, घबराओ मत, ठीक है। बात यहाँ पे रिप्रोडक्शन की हो रही है, ठीक है ना। इफ द लिखो, इफ द वैल्यू ऑफ आर इज हाई, जिस स्पीसीज की, अरे आप देखो कि हमारे ही इंडिया में जो कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना, ये धर्म की बात है तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि नंबर ऑफ स्प्रिंग ज्यादा रहेंगे, उनके बच्चे ज्यादा रहेंगे तो उनकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम इंडिया पे कब्जा कर लेंगे अकेले। क्या थिंकिंग है उनकी, बिल्कुल बेटा तूने सही नाम लिखा है, समझ रहे हो। तो 10 पैदा किए बेटा, 10 में से अगर 4 मर भी गए तो कम से कम कितने बचे, 6 तो बचे, हाँ बिल्कुल 6 तो बचे, तो वो ज्यादा स्प्रेड होंगे, वो ज्यादा सरवाइव करेंगे। नेचर ये बोलती है कि रिप्रोडक्शन रेट जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा स्प्रेड होगा बेटा, और वो सर्वाइविलिटी के चांसेस उसमें बढ़ते हैं, ज्यादा बढ़ते हैं। अगर किसी का एक ही बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है मान लो, ठीक है, और कोई किसी कारण बस अगर उसकी डेथ होती है बेटा, केवल एक ही बच्चा है उनका, अगर कुछ बात होती है, वो मेल हो चाहे फीमेल हो, एक ही बच्चा है, अगर कोई बात हो जाती है तो फिर तो उनका खानदान साफ हो गया, अब तो आगे जनरेशन नहीं जाएगी उनकी। तो वो अगर मान लो इसी तरह से स्पीसीज की बात करें तो वो स्पीसीज तो एक्सटिंक्ट हो सकती है, ठीक है ना। तो आर वैल्यू, स्मॉल आर वैल्यू जिस स्पीसीज की ज्यादा होती है वो ज्यादा सर्वाइबिलिटी के चांसेस उसमें ज्यादा होते हैं, और वो ज्यादा स्प्रेड होती है। ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई सबको, समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ द वैल्यू ऑफ आर इज लो, द स्पीसीज विल मे बी द स्पीसीज मे बी एक्सटिंक्ट। देखो खतरनाक चीज है, मे बी एक्सटिंक्ट, अगर आर वैल्यू कम है तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, R is the important parameter that assess the R, small r is the important parameter, next point बोल रहा हूं मैं,
important parameter that assess the effect of biotic and abiotic factors, on population growth, Next point, R is different for different species. Repeat, ठीक है, लिख लो बेटा. Small r is the important parameter that assess the effect of biotic and abiotic factors on population growth, सबको. Next point, small r is different in different species. Small r is different for different species. For example, 0.015 for Norway rat. नॉर्वे में बेटा, नॉर्वे रैट जो होता है उसके लिए ये जो वैल्यू है 0.015 फॉर नॉर्वे रैट, 0.12 फॉर फ्लोर बीटल, 0.12 फॉर फ्लोर बीटल, FLOUR, फ्लोर बीटल, BEETLE. नेक्स्ट पॉइंट, विद अंडरलाइन लिखना है या तो स्टार लगा लो इसके ऊपर. 0.0205 स्टार लगाओ इसमें या नोट करके लिखो. फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू 1981, ठीक है, 0.0205 ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ. अभी हमने एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात नहीं की है, अभी वो भी देखेंगे. अभी अब तो क्या लिख रहे हो बेटा, हमने देखा नहीं सर, तो क्या इनका भी सर्वे होता है? बिल्कुल होता है बेटा, पॉपुलेशन काउंटिंग होते नहीं है, सेंसस जानते नहीं हो, होता है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगर मान लो कैपिटल N इज इक्वल टू क्या है बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी है, कैपिटल N पॉपुलेशन डेंसिटी है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द नंबर ऑफ, साथ में साथ लिखते चलो, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स चेंजेबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम. होता ही है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स चेंज होते रहते हैं. आज इस साल कितना कुछ और है, अगले साल कुछ और होंगे. द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स चेंजेबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख लिया. सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई क्या, dN अपॉन dt पर यूनिट टाइम. ठीक है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स चेंजेबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय dN अपॉन dt. ठीक है, सो dN अपॉन डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंजेबल है ना, तो क्या हो जाएगा, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट पर कैपिटा मल्टीप्लाई बाई n, ये हो जाएगा.
और ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 ये है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इसके जगह पे क्या उसमें लिखा हुआ है, स्मॉल आर लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा बेटा, dn डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, इसके जगह पे हम r लिख दें, स्मॉल आर और n। समझ में आ गया, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब लिखो, देखो नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा, अब हेडिंग दो, ठीक है बेटा, ओके। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग दो, कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट, कहां तक आ रहा है यार इसमें, यही तक आ रहा है क्या, हाँ, कैरिंग कैपेसिटी हेडिंग दो, कैरिंग कैपेसिटी। बेटा आपके एनसीईआरटी में एक राजा और मंत्री का, लेफ्ट में लिखे, लिखे सर, लेफ्ट में लिखे, हाँ लेफ्ट में लिखूंगा, हाँ यही लिखूंगा, फिर इधर भी तो जगह, ठीक है। बट देखो आपके एनसीईआरटी में एक राजा और मंत्री का कहानी लिखा हुआ है कि दोनों चेस खेलने बैठे, ये स्टोरी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। शतरंज खेलने बैठे वो, और इसमें जो भी स्क्वायर बने होते हैं, मुझे नहीं पता कितने होते हैं, 64 होते हैं, कितने होते हैं, 64 होते हैं क्या, ऐसा है 64 होते हैं, हाँ 8 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है 64 होते हैं। तो मंत्री ने एक शर्त रख दी राजा के साथ कि ऐसा है कि अगर मैं जीतूंगा ना, मैं जीतूंगा तो आपको बदले में एक काम करना होगा, मेरी शर्त माननी होगी। तो राजा तो ये सोच रहे थे कि मैं तो जीतूंगा ही, ऐसे चलो मान लेते हैं। उन्होंने उसकी शर्त मान ली। शर्त क्या थी मंत्री की, कोई बताएगा, आप लोग पढ़े हो एनसीईआरटी, पढ़ना अच्छा लगेगा आपको। मंत्री ने शर्त ये रखी थी बेटा कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो आपको क्या करना होगा, पहले स्क्वायर में एक व्हीट का ग्रेन रखना होगा, गेहूं का मतलब एक अनाज का दाना रखना होगा पहले में, दूसरे में 2 रखना होगा, तीसरे में 4 रखना होगा, पांचवे में 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, इस तरह से नेक्स्ट स्क्वायर में आपको पहले वाले का जस्ट डबल रखते जाना है। हुआ भी यही, मंत्री जीत गया। बाद में राजा ग्रेन्स के दानों को रखने लगे, उसमें अनाज के दानों को रखने लगे, रखते रखते उनको पता चला, कुछ तक गए, 2 4 5 10 तक गए। उसके बाद वो सोच रहे, देखने लगे कि ये तो मैं अपने पूरे राज्य का अगर पूरा अनाज इसमें रखना चाहूंगा तो भी कम पड़ जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। बट चलो वो बात एक अलग है, लेकिन देखो क्या यहां तक वो फील कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो जितना हम ये स्क्वायर होल्ड कर सकता है उसकी एक लिमिट है। इसी तरह से बेटा बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में, वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन को कितने को कैरी कर सकता है उसको बोलते हैं हम कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो लिखिए कैरिंग कैपेसिटी, और कैरिंग कैपेसिटी को बेटा कैपिटल के से हम दिखाते हैं, के से दिखाते हैं, कैरिंग कैपेसिटी के। हाँ लिखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ individuals of a population which can be supported with optimum resources
for their survival, for their survival is called carrying capacity, is called carrying capacity। ठीक है, समझ में आ गया। अब बेटा चलो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग दो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, और वो क्या है बेटा, फूड एंड स्पेस। टाइम तो हो गया लगभग, लेकिन आप थोड़ा लिख लो 2-1 लाइन, फिर अगले क्लास में समझेंगे कल। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन ब्रैकेट फूड एंड स्पेस is essential for availability of resources in bracket food and space is essential for the growth of population, growth of population। Next point, the unlimited availability results in population एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और इसमें कर्व बनता है बेटा जे शेप्ड, और एक्चुअली प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि रिसोर्सेज का जो सोर्स है बेटा वो अनलिमिटेड हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। सर रिपीट सेकेंड पॉइंट, लिख लो बेटा सेकेंड वही है, द अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी रिजल्ट इन पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कॉज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कर्व जो बनेगा इसमें जे शेप्ड बनेगा, कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कल हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। चाहो तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अभी तो 2-4 मिनट टाइम है, अभी लिख सकते हो। हाँ लिखो लिखो, तो लिखो जरा। इंटेग्रल या ओवरऑल, ऐसे लिखो, ओवरऑल फ्रॉम फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ओवरऑल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन इज, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, एन टी, क्या लिखा है, एन टी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए इज इक्वल टू, क्या लिखा है, एन जीरो फिर ई आर टी, ये इक्वेशन लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए बेटा, वेयर एन टी इज इक्वल टू, where nt is equal to population density after time t, where nt is equal to population density after time t, n0 is equal to population density at time 0 in bracket beginning, स्टार्टिंग में कितना था पॉपुलेशन, ठीक है, n0 इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0 इन ब्रैकेट इन बिगिनिंग, r इज इक्वल टू इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सॉरी नेचुरल इंक्रीज, r is equal to, small r is equal to intrinsic rate of natural increase, and small e is equal to base of natural logarithms, base of natural logarithms in bracket 2.71282, ठीक है। लेकिन बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है एक्चुअली,
अब इसको एग्जाम्पल के साथ मैं कल बताऊंगा। और उसके बाद आप हेडिंग दे दो अभी तो, लॉजिस्टिक ग्रोथ, हेडिंग दे दो लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, बाकी का हम लोग कल देखते हैं बच्चों।